चलिए, तो कल एक फॉर्मूला मैंने ये वाला लिखा था, अगर आपको याद हो, समेशन एफ आई यू आई स्क्वायर क्या भाग रहा है, समेशन एफ यू आई स्क्वायर भाई तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ और ऐसे लिख रहा है जैसे फोन आ रहा है, मुझे पता है बदले दे काम नहीं चल रहा भाई नारायण बाबू, कुछ और ही लिख रहा है, देख कैसे लिख रहा है, कट कट के बीच बीच में है ना, लिख रहा है ना, टेढ़ा मेढ़ा भाग रहा है ना, एफ आई माइनस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इसका होल स्क्वायर इनटू एच स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर एच लिखा था हमने, एच स्क्वायर, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है इसमें, मतलब ये कहाँ अप्लाई करना है मुझे, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मुझे अप्लाई कहाँ करना है इसमें ना। तो अगर x और f दे रखा है आपको, और x कैसा है 4.5, 14.5, 24.5, 34.5, 44.5 और 54.5 और 64.5, ठीक है। और f दे दिया आपको 1, 5, 12, 22 और 17, 9, 4, 17, 9, 4, ठीक है। तो देखो इसमें x का जो डिफरेंस है वो 10-10 का है ना। तो मैंने दो जगह आपको बताया था कि कहाँ पर आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, जो u वाला फॉर्मूला है, जहाँ पर x में बराबर डिफरेंस हो या तो, या क्लास इंटरवल दे रखा हो कि भाई 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 ऐसा क्लास इंटरवल है ना। तो अब इसमें हमारे फॉर्मूले में क्या है, एक तो तो इसमें हमारे पास क्या क्या चीज है, आगे भाग रहा है, ठीक है। तो इसमें एक तो कॉलम है एफ आई यू आई का, एक कॉलम है एफ आई यू आई स्क्वायर। तो तुमने क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, इसमें u का कॉलम बनाना है हमने, और u क्या होता है, x माइनस ए अपॉन एच, मतलब कि जो ये x दे रखा है हमने, उसमें से कोई भी नंबर को a एज्यूम कर लो, लेट इट बी दिस, 20 का कर लो, बहुत बढ़िया। ये 0 लिख लो, इसके ऊपर जो है आप ऐसे लिखते चले जाओ, ठीक है, 1, 2, 3। अब एफ यू बनाओ, एफ यू क्या आएगा, -3, -10, -12, 0, 17, 18 और 12, ठीक है। तो 47 तो ये हो गया,
और ये कितना बन गया, करना जरा 22 25 माइनस करना 47 में से कितना बचा 12 22 बचा 47 में से 25 माइनस कर 22 बचा, तो ये 22 हो गया। फिर एफ यू स्क्वायर कर दो, तो इसको इससे ही मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 20 12 0 17 36 ऐड कर दो इसको, 12 12 7 19 19 और 2 21 और 9 30 3 कैरी कर दिया, 5 6 7 10 3 13 130 आ गया है ना। अब आपको बस उसमें डाल देना है इसको, तो कितना हो जाएगा एफ आई यू आई स्क्वायर 130 डिवाइडेड बाई समीशन एफ कितना है देखना बच्चों, ये कितना है 13 और ये हो गया 30 52 और 64 और 6 70 हो गया 70, ठीक है। माइनस ये कितना आया था 22/70 इसका होल स्क्वायर है ना, इंटू एच स्क्वायर मतलब 100, ठीक है। और इसमें आ रहा है, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व करना है आपने, तो बहुत आसानी से हो जाएगा, कैलकुलेशन ही है केवल। कितना हो गया? Then 86.9. कैलकुलेटर से गलत लग रहा है। गलत लग रहा है, गलत तो है, कैलकुलेटर से कैलकुलेट नहीं करना है। 175.822 उसका डबल आ रहा है तेरे वाले से, 86 बोला ना तूने, डबल से भी ज़्यादा जा रहा है। 86.9 तो 175.8 है इसमें, यहाँ कैलकुलेशन में गलती कर दी होगी, 175.8 11/70 कर पहले उसका स्क्वायर कर ना, वही 11/70 कैलकुलेटर भी अलग अलग होते हैं। चलो इसमें टाइम मत खराब करो, ये तो कैलकुलेटर कर ही लोगे, तो वहाँ छोड़ भी आओगे तो आधा ही नंबर लगेगा। मिटा दूँ ना, आगे चलो ना। नेक्स्ट देखो सर आंसर क्या आ रही है बताओ। 175.822 ये वेरिएंस आ रहा है सिग्मा स्क्वायर की सिग्मा
वेरिएंस वेरिएंस क्या था? अंडर रूट करना भी सिखाई दिया था तो मैंने। और यहाँ x दे रखा है, f दे रखा है, a 2a 3a 4a 5a 6a 2 1 1 1 1 1। ठीक है। और इसने का भी वेरिएंस इसका दे हैव गिवन वेरिएंस जो है वो 160 है। तो आपको a की वैल्यू निकालनी है टू फाइंड a। ठीक है। तो अब इसमें तो कोई बड़ी वैल्यूज है नहीं, तो कल एक फॉर्मूला हमने ये भी पढ़ा था जिसमें जो मैंने पहले करके दिखाया था, जिसमें तुमने कहा भाई सर इससे छोटा नहीं हो सकता है कुछ, है ना? इसका होल स्क्वायर ये फॉर्मूला करा था ना हमने, वो लिखा अजीब सा हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे हाथ में गड़बड़ हो गई। ठीक है। एफ आई एक्स आई स्क्वायर अपॉन समेशन एफ आई माइनस समेशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई का होल स्क्वायर। डायरेक्ट मेथड जिसमें एच वेच और डी एल यू का यूज नहीं करा हमने, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये छोटी छोटी वैल्यूज हैं तो आप आराम से यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो जल्दी से लिख लो इसको, कैसे करोगे? तो अपने आप ही करके देख लो चाहो तो। एफ आई एक्स आई करा पहले, तो 2a 3a 4a 5a 6a f x स्क्वायर कर दो तो 4a 2a 3a 4a 5a 6a ऐड कर लो सबको, इसे भी ऐड कर लो। 2 3 4 5 6 7 3 हो गया। 2a स्क्वायर होगा, 2a स्क्वायर कहाँ पे कर दिया मैंने? fx स्क्वायर वाला x स्क्वायर का सर 1 का स्क्वायर 2a स्क्वायर होगा 4a स्क्वायर अब सॉरी मैंने इससे इसको कर दिया मल्टीप्लाई, इसीलिए कर दो। इसको इससे करना था ना fx स्क्वायर को, तो 2a स्क्वायर आना चाहिए। 2a स्क्वायर फिर ये सारे गलत हो गए। ये कितना है जो 4a स्क्वायर और 9a स्क्वायर 16a स्क्वायर 25a स्क्वायर 36 ऐसे आया ना? ऐड कर दो जरा इसको। 6 5 11 4 15 15 18 20 22 22a और ये क्या आ गया? ऐड करना है इसको। 6 5 11 11 5 11 6 15 नहीं 11 6 17 17 और 7 9 26 30 2 32 2 3 कैरी हो गया। 3 और 3 6 6 2 8 1 9 92a स्क्वायर। ठीक है। डाल दो जरा फॉर्मूले में। सिग्मा स्क्वायर की जगह 160 लिख दो। ये हो गया 92 a स्क्वायर अपॉन ये कितना था ऐड हो गया 7 माइनस ये कितना था 22a अपॉन 7 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो गई है, अभी अपने आप करो तो कैलकुलेशन। 7 आ गया क्या? आज ही करके आया क्या? फिर अभी तो नहीं कर सकते इतनी जल्दी तो। ये बहुत जल्दी खाली बैठा हुआ है। कैसे ऐसी करा तूने? कमाल कर, 7 नहीं आ रहा।
बेटा इधर वाला बेटा दो अच्छा 160 is equal to 92a square upon 7 minus 22 का स्क्वायर कितना होता है 484 हाँ सर 484 a square upon 49 तो 49 तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसके साथ 7 हो जाएगा तो 7 14 और 63 64 a square minus 484 a square upon 48 कुछ नहीं 49 के बनेगा ये कितना बचा 200 160 ये इसमें से मल्टीप्लाई करके 160 बचा 160 तो कट गया 160 स्क्वायर इक्वल टू 160 into 49 चल गया भाई ये 7 आ गया ठीक है चले आगे अगला क्वेश्चन है मार्क्स आपको दे रखे हैं 0 1 2 3 4 5 और फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है x माइनस 2 x स्क्वायर x प्लस 1 का स्क्वायर 2x x प्लस 1 उसने कहा x एक तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज 60 तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए ये फ्रीक्वेंसी ये समेशन f 60 दे रखा है आपको एक तो उसने कहा x निकालो उसके बाद कहा मीन निकालो और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो फाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन तीन चीज निकालनी है आपको x मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ठीक है तो सबसे पहला काम तो समेशन f है तो सबको ऐड करके इज इक्वल टू 60 लिख के x निकाल दो है जीरो के ऊपर मार्क्स MARKS मार्क्स ठीक है x निकालो मीन निकालो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो तीन चीज निकालनी है तो पहले तो सबको ऐड कर दो इनको 2x 3x 4x 5x तो ये हो गया इसको स्क्वायर खोल दो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x और प्लस x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5x माइनस 1 ये इज इक्वल टू 60 पहला काम तो ये करना है 2x स्क्वायर प्लस 7x 1 से 1 कैंसिल हो गया माइनस 60 इज इक्वल टू 0 देखना यही बन रही है ना तो इसके वेक्टर बताओ जरा 120 के 15 8 120 है ना 15 8 120 आ गया तो इसमें से आपने x कॉमन ले लिया तो 2x प्लस 15 फिर इसमें से आपने 4 कॉमन ले लिया तो 2x प्लस 15 to 0 तो इससे x 4 आ गया ठीक है ये माइनस 15 अपॉन तो हो नहीं सकता क्योंकि फ्रीक्वेंसी में नेगेटिव नहीं आ सकता फ्रैक्शन में नहीं आ सकता ठीक है तो x 4 आ गया अब फ्रीक्वेंसी की टेबल बना दो जरा 2 4 16 25 और 8 और 5 अब आपके पास 0 और f आ गए x और f तो आप मीन निकालना जानते हो
एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी आप जानते हो निकालना। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब वेरिएंस का फॉर्मूला विद अंडर रूट। सर मुझे 2.08 क्या क्या पूछ रहा है? मीन? हाँ 2.8 है, 0.8 नहीं। 2.8 हाँ 2.8 डिवाइड करना गड़बड़ करता है थोड़ा सा, कल भी यही करना था। इसको ना थोड़ा सा किस तरह से सोचता है पता है? तो कैसे सोचा कर, जिससे डिवाइड करता है ना, उस नंबर से जो आया तो लिखता है उसको एक बार मन ही मन सोच के देखा कि मैं मल्टीप्लाई करूँ क्या ये वो आ जाएगा जो न्यूमरेटर में रखा है। अब तूने 2.08 बोला, लगभग 2, तो 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा? 120। और है क्या ऊपर? ये कितना दूर पहुंच गया वहां से? ठीक है, ये रब कर दूं एक्स निकालने वाला, ये प्रोसेस कितना लिखा हुआ है। अब इसके बाद मीन आपको आता है निकालना, मीन निकालो एफ आई एक्स आई। अब इसमें एफ आई एक्स आई निकाला हमने तो ये हो गया 0, 4, 32 और 75 और 32 और 25। एक एफ एक्स स्क्वायर निकाल देता हूँ, तो निकालना ही है ना। तो कितना हो जाएगा? एफ एक्स इंटू एक्स, तो ये 0 और ये 4 और ये 64, ये कितना हो जाएगा? 150 और 225, 125 ही आया ना? हाँ ये ठीक है, और 32, 128 और ये कितना? 125। कितना आ गया सम इनका? 546 इसका 546 और इसका 168। तो पहले तो मीन निकाल दो। तो मीन निकालने के लिए तो फॉर्मूला है समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। तो 168 डिवाइडेड बाई 60, तो ये तो आ गया जी 2.1, 2.8 सॉरी, 2.8। ठीक है, और दूसरा क्या आ गया? इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे? जो इससे पिछले वाले क्वेश्चन में लगाया हमने, वही फॉर्मूला लगा दो इसमें भी। क्या था फॉर्मूला? वो मैं डायरेक्ट वैल्यू डाल दूँ, है ना। इसका सम 546 अपॉन 60 था, माइनस एफ आई एक्स आई 168 अपॉन 60, इसका बस इसका अंडर रूट, ये वेरिएंस आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। इसकी वैल्यू आपने निकाली है, 2.8 का स्क्वायर कर लेना और सॉल्व कर देना। पर फिर बोल रहा हूँ लास्ट में करना इस काम को जब फ्री टाइम हो, क्योंकि बहुत बड़ी कैलकुलेशंस आ जाती हैं इसमें। ठीक है, तो इसका आंसर मेरी स्टैंडर्ड डेविएशन का 1.122 आ जाएगा।
वन पॉइंट वन टू टू 1.26 का स्क्वायर रूट है ये 1.1 तुम दो डेसिमल तक भी निकालो तो चलेगा, कोई जरूरी नहीं है कि इतना आगे तक पहुंचाओ। ठीक है, कर दो आगे इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और ग्रुप of 200 candidates the mean and standard deviation were found to be 40 and 15 respectively. Later on, it was found that the score 43 was misread as 34. Find the correct mean and correct standard deviation. आगे कैसे करेंगे इसको देखो जरा। 200 कैंडिडेट्स थे तो उनका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दिया उसने 40 और 15। बाद में पता चला कि 43 को जो है 34 रीड कर लिया था हमने। एक वैल्यू 34 रीड कर लिया हमने और थी वो 43। तो अब मीन भी बदल गया और स्टैंडर्ड डेविएशन भी बदल गया, तो नया क्या है ये बता। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है आपका वो होता है समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन का स्क्वायर, यही होता है ना? ये करते हो? सबसे पहले फॉर्मूला लिखवाया था ना कभी, यहाँ पर एक्स स्क्वायर और यहाँ था समेशन एक्स अपॉन एन, उसका होल स्क्वायर। समेशन एक्स अपॉन एन क्या होता है? मीन। तो ये आपके पास दे रखा है। ठीक है, अब ये इनकरेक्ट है, दिस इज इनकरेक्ट, तो ये भी इनकरेक्ट होगा और ये भी इनकरेक्ट होगा। ऐसे होगा ना? तो इसकी वैल्यू दे रखी है हमें, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा 15, मतलब सिग्मा दे रखा है 15, सिग्मा इज 15। तो आप यहाँ पर डाल दो इसको 225 15 का स्क्वायर, ये इनकरेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर ऐसे लिख दूं अपॉन एन कितने थे 200 स्टूडेंट्स। ठीक है, माइनस मीन कितना दे रखा है आपको 40 का स्क्वायर। ठीक है, 1600 हो जाएगा, वो इधर आ जाएगा और इनकरेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर निकल जाएगा इससे। इनकरेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर तो कैसे निकलेगा? 225 1600 और 225 कितना हो गया? 1825।
1825 इंटू ये 200 उधर चला जाएगा। समझ गए? कितनी बार समझ में आ गई सबको? फॉर्मूले में डाल दिया हमने और इनकरेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर निकाल दिया, क्योंकि हमें ये भी गिवन था, ये भी गिवन था, ये भी गिवन था, तो इनकरेक्ट वाला ये वाला वैल्यू हमने निकाल लिया। अब मुझे करेक्ट अगर मीन ये निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो मेरे पास ये वाला करेक्ट होना चाहिए। तो मैं करेक्ट कैसे करूंगा? एक्चुअल में ये होता क्या है, जो भी वैल्यूज होती है उनका स्क्वायर का सम, ये तो करते हो तुम भाई, जो बनाते हो। कल सबसे पहले जो हमने बनाया था तो एक्स स्क्वायर बनाया था फिर, है ना? तो अब आप क्या करो, इसमें से करेक्ट बनाने के लिए, इसको करेक्ट समेशन एक्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 1825 इंटू 200, इसमें से माइनस इनकरेक्ट वैल्यू का स्क्वायर। इनकरेक्ट कौन सी है? ये है ना, नहीं सॉरी, इनकरेक्ट है ये, तो 34 का स्क्वायर, और जो करेक्ट वैल्यू है उसका स्क्वायर ऐड कर दो। नहीं सर, पहले वाली 43 वाज मिसरेड है 34 ना, अच्छा, तो जो मिसरेड थी वही तो सही गलत थी, तो 34 का स्क्वायर माइनस कर दो, और 43 जो सही होनी चाहिए थी उसका स्क्वायर प्लस कर दो। तो आपके पास जो भी वैल्यू आ जाएगी इससे, वो आप इसके साथ क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट जो भी कुछ इसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि बड़ी वाली वैल्यू है उसका स्क्वायर ऐड हो रहा है, इसका सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये वैल्यू और बड़ी होकर आएगी आपके पास। कैलकुलेशन करनी है इसमें, खाली मैं आंसर बता देता हूँ कितनी आ गई। ये आ गया आपके 365693, 365693, ये इसकी वैल्यू आ गई करेक्ट। अब आपको सही वेरिएंस निकालना है, तो इस वैल्यू को यहाँ डाल दो, करेक्ट वाली को, अपॉन 200 माइनस, अच्छा उससे पहले आपको मीन निकालना पड़ेगा, मीन भी आपका इनकरेक्ट है क्योंकि अभी, तो पहले यहाँ तक तो पहुंच गए। मीन कितना दे रखा था हमें, 40 दे रखा है। आ जाओ जी आगे। तो मीन के लिए हम क्या करते हैं, समेशन एक्स अपॉन एन करते हैं, है ना? तो अभी हम अगर इनकरेक्ट मीन है तो हम क्या क्या कहेंगे, इनकरेक्ट समेशन एक्स अपॉन एन। तो ये कितना दे रखा, 40, तो आपके पास इनकरेक्ट समेशन एक्स कितना आ जाएगा, अपॉन 200। तो इनकरेक्ट समेशन एक्स कितना आ गया, 8000 आ गया, ये इनकरेक्ट आ गया। अब इसको करेक्ट करना है मुझे, करेक्ट समेशन एक्स निकालना है, तो क्या करूंगा, 8000 में 43 ऐड कर दूंगा जो सही है, और 34 माइनस कर दूंगा, तो ये कितना हो गया, 30, इसमें से इसे माइनस करना है कितना हुआ, 9, तो 8009। तो जो करेक्ट मीन है मेरा, करेक्ट एक्स समेशन एक्स, सॉरी एक्स बार, वो क्या हो जाएगा, 8009 डिवाइडेड बाई 200 जो कि n है ना? तो मेरा ये करेक्ट आ गया। ठीक है, तो अब इसको उठाकर 8009 को ये यहाँ पर डल जाएगा, इसमें आगे, इसमें इस फॉर्मूले में, इसका करेक्ट आपने निकाल लिया है, 365,693 डिवाइडेड बाई 200, ठीक है, माइनस ये करेक्ट निकाला आपने 8009 अपॉन 200। भैया चल रहा है, ठीक है, ये मेरा क्या आ गया, करेक्ट वेरिएंस आ गया। ठीक है, तो इसका अंडर रूट कर देना। तो जब एग्जाम में आए तो कोशिश भी मत करना इसे सॉल्व करने की, इसको यहीं छोड़ाना, इसको कुछ ना हो, टाइम काटना हो 1-2 घंटे तो आराम से बैठ के कर सकता है, क्योंकि तुम्हारे बस की इसका स्क्वायर करके और फिर उसमें से माइनस करके और फिर उसका अंडर रूट करना नहीं है। सच्चाई है ये, मैं भी करने बैठूंगा तो कम से कम 15-20 मिनट लगा दूंगा इसमें। लॉग टेबल आपको मिलती नहीं है, इससे यूज करके आप कर लो, कैलकुलेटर आपको मिलेगा नहीं, तो इसको यहीं छोड़ देना, जहाँ पर है अंडर रूट लगाना, नया
स्टैंडर्ड डेविएशन ये आ गया, ये मीन कर सकते हो क्योंकि 8009/200 तो कर ही सकते हो, कम से कम ये तो कर ही सकते हो, तो आधा नंबर कट जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, ऐसे ही क्वेश्चन है, शायद ये वाला है कि कौन सा वाला है, ऐसा क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, देख लेता हूँ इसमें है कि नहीं। है एनसीईआरटी क्वेश्चन है, पर उसमें वैल्यूज हैं वो एंड 100 दे रखा है, बाकी फिर बनेगा ये भी तो नहीं बढ़ा, उसमें तो और भी खतरनाक दे रखा है। स्टैंडर्ड डेविएशन 5.1 दे रखी है, स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर 15 थी ना, वहाँ 5.1 है, 0.1 है, तो वहाँ पर उसका स्क्वायर करोगे फिर तुम, और फिर इसमें डालोगे तो फिर और भी बड़ा हो जाएगा वो। तो कैलकुलेशन आ सकती है एग्जाम में, पर कैलकुलेशन करनी है आपने ऐसी ही। समझ में आ गई सबको? हाँ हाँ दोबारा पूछो, इतने क्यों हिचक करते हो? क्या चीज समझ में नहीं है ये बताओ पहले। करेक्ट ये स्क्वायर नहीं होगा। कहाँ एक्स स्क्वायर ही है, वो इनकरेक्ट है तो स्क्वायर ही होगा। हाँ क्या चीज समझ में नहीं आई बेटा, ये बता कि ये सब समझ में नहीं आया। इनकरेक्ट के बाद जब इनकरेक्ट निकालोगे, जो भी चीज तुमने यहाँ पर डालोगे, जब ये इनकरेक्ट डालोगे, ये इनकरेक्ट डालोगे, तो नेचुरल सी बात है ये इनकरेक्ट ही आने वाला है, करेक्ट तो आ नहीं सकता। तो इससे मैंने जब निकाला है इसको सॉल्व करके, तो ये इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर आ गया, इसकी वैल्यू दे रखी थी, तो मैं ये भी तो इनकरेक्ट ही है ना दोनों। जब तुमने कैलकुलेशन बाद में पता चला कर करना कि ये भाई ये रखना था, ये गलत कर दिया हमने, है ना। तो इससे इनकरेक्ट सिग्मा हमने डाला इसके अंदर, सब कुछ डाल के इनकरेक्ट मीन डाला, एन डाला, उससे इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर आ गया। एक्स स्क्वायर क्या कह रहा है, वैल्यूज का स्क्वायर का सम है ये। तो जो इनकरेक्ट वैल्यू थी जो कि 34 थी, उसका स्क्वायर तो मैंने माइनस कर दिया इसमें से, क्योंकि पहले 34 का स्क्वायर ऐड कर रखा होगा इसमें, तो वो तो माइनस कर दिया, और जो उसकी जगह पे होना चाहिए था उसका स्क्वायर मैंने ऐड कर दिया, तो उससे मेरे पास ये करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर आ गया। लेकिन फिर उसके बाद मेरे को इसमें डालने के लिए मीन भी करेक्ट चाहिए था, तो इसलिए मैंने फिर पहले मीन निकाला करेक्ट करके। क्या करा जी, फॉर्मूला ये था मेरे पास मीन का, इनकरेक्ट ही हमें ये दे रखा था 40, तो इनकरेक्ट सिग्मा एक्स बन गया हमारे पास, उससे मैंने इनकरेक्ट सिग्मा एक्स निकाला। इसमें भी वही काम करा, सही वैल्यू ऐड कर दी, सब गलत वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दी, उससे मेरा नया करेक्ट सिग्मा एक्स आ गया, तो मेरा करेक्ट मीन आ गया, उसमें भी डाल दे रहे। ठीक है, अब इसमें एक और क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है इसमें? तो ये था कि भाई करेक्ट इनकरेक्ट की जगह करेक्ट दे रखी थी वैल्यू। अब क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि भाई जो इनकरेक्ट वैल्यू है उसको ओमिट ही कर दो, छोड़ दो, उसे हटा दो, उसकी जगह करेक्ट वैल्यू मत लाओ, इनकरेक्ट वैल्यू इज ओमिटेड। अब क्या होता, इनकरेक्ट 34 थी, तो ये ऐड नहीं होता फिर इसमें, बस इसमें से इसे माइनस कर देता मैं, और टोटल 200 में से एक कम हो जाता, 200 की जगह 199 हो जाता हमारे पास, 100 होते तो 99 हो जाते। बस बाकी क्वेश्चन सारा सेम जैसे इसमें करना है वैसे ही करते हैं। उसमें कैलकुलेशन और भी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि अब यहाँ तो 200 था, वहाँ तो 199 आ जाता है, तो वहाँ तो सोचना ही मत कि करो क्वेश्चन। तो छोटी वैल्यूज से भी बड़ी हो जाती है इसमें, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो बड़ा हो जाता है, या तो बहुत छोटी दे दे वो वैल्यू, तब तो चल जाएगा काम। ठीक है, समझ में आ गया ना सबको? अच्छा जी,
हो गया? कर दो आगे बेटा, लिख दिया? चल कर दो आगे। अब देखो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ग्रुप of 100 observations were found to be 20 and 3 respectively. Later on, it was found that the observations were incorrect which were recorded as इक्कीस 18 find the mean and standard deviation if the incorrect observations are omitted. ठीक है। अब इसने क्या बोला कि भाई आपको दे रखा क्या क्या है, मीन दे रखा है 20 और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 3। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लगाओ उसका वेरिएंस के स्क्वायर वाला, वेरिएंस वाला इज इक्वल टू, अभी क्या होगा, इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस इनकरेक्ट मीन इसका स्क्वायर, है ना। तो ये भी इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट मतलब ये इसका स्क्वायर 9 और ये इनकरेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन कितने थे 100 ऑब्जर्वेशंस माइनस मीन कितना था 20 का स्क्वायर 4, तो ये 409 हो गया इंटू 100 हो गया, तो 40900 ये हो गया ये आपके पास इनकरेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर। आपको करेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर निकालना है, तो क्या करोगे 40900 है ना, 100 में से -3 क्या बेटा 100 में से -3 तो करना पड़ेगा, 100 में से -3 क्योंकि 3 तो हटा दिया ना। तो अभी तो इनकरेक्ट निकाल रहा हूँ,
करेक्ट वाले हाँ तो वो तो जब करूंगा ना जिस टाइम पे ये फॉर्मूला लगाऊंगा। अभी तो सिग्मा एक्स स्क्वायर निकाल रहा हूँ ना, तो ये क्या है, ये इनका स्क्वायर का ही तो सम है। अब इनमें से जो ये वैल्यूज है इनके स्क्वायर माइनस करो, 21 स्क्वायर 18 स्क्वायर, तो 40900 माइनस 21 स्क्वायर 441 और ये 324। सॉल्व करके बताओ कितना बना है, 882 और 324, 1206 माइनस कर दें, 4 9 8 में से 2 गए 6 9 में से 1 गया 8, 38,000 है ना, 38,694 आ गया। ये तुम्हारे पास करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर आ गया है ना। जितने 39,000 कितना कुछ गलत कर गया क्या, 39,000 39 आएगा। अच्छा ये सॉरी 39 है, ठीक ठीक है। अब अगर हमें करेक्ट सिग्मा स्क्वायर निकालना है तो उससे पहले मीन निकालना पड़ेगा है ना। वो तो मीन क्योंकि उसके अंदर आता ही है, तो पहले करेक्ट सिग्मा एक्स निकालो। तो उसके लिए मीन का फॉर्मूला था हमारे पास इनकरेक्ट, बेटा टक टक मत करो, इनकरेक्ट एक्स बार कितना होता है समेशन एक्स अपॉन एन है ना, ये भी इनकरेक्ट। तो ये तुम्हें दे रखा है 20 इंटू 100, इससे आ गया इनकरेक्ट समेशन एक्स। इनकरेक्ट समेशन एक्स कितना आ गया आपके पास 2000। तो करेक्ट समेशन एक्स कितना आ गया आपके पास 2000 में से 21 माइनस 18, ये माइनस कर दिया तो कितना हो गया 1940 आ गया। तो आपके पास करेक्ट एक्स निकाल लो, क्या आ गया 1940 डिवाइडेड बाई 100, नहीं इनकरेक्ट है डिवाइडेड बाई 97 है ना। 100 में से ये 3 ऑब्जर्वेशन माइनस कर दी, तो ये तुम्हारे पास करेक्ट आ गया, करेक्ट ठीक है। अब इसको उसमें डालो इसमें सिग्मा स्क्वायर वाले में, करेक्ट वाले में क्या होगा, करेक्ट वाले में एक तो ये 39694 डिवाइडेड बाई 97 माइनस ये 1940 अपॉन 97 इसका स्क्वायर। और अगर तुम्हें करेक्ट वो निकालना है तो इसका अंडर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो इस तरीके से आप ये ठीक है। इनकरेक्ट से समझ नहीं आया सर। कहाँ से बेटा, इनकरेक्ट यहाँ से, नहीं तो वहाँ से यहाँ से हाँ क्या नहीं समझ में आया सर, आपके राइट साइड से मेरे राइट साइड यहाँ से हाँ सर, यहाँ तक इस करेक्ट सिग्मा एक्स समझ में आ गया, हाँ सर, ये यहाँ तक समझ में आ गया। हाँ सर डिवाइड कर देते अच्छा फिर अब मीन निकालने के लिए तो क्या होता है मीन का फॉर्मूला समेशन एक्स अपॉन एन। हाँ तो ये ले रखा है इनकरेक्ट मीन कितना दे रखा है 20, तो यहाँ डाल दिया मैंने, ठीक है। इसकी जगह 20 डालेंगे। हाँ ये एन दे रखा 100, एंड सो 100 ऑब्जर्वेशन है ना, ऑब्जर्वेशन मतलब एन एन, हाँ सर, उसको इधर ले आया तो इनकरेक्ट समेशन एक्स आ गया 2000 आ गया 2000। अब करेक्ट सिग्मा एक्स लाने के लिए क्या करना है, इसमें से क्योंकि इसने ये वैल्यूज गलत थी तो ये मैंने इसमें से माइनस कर दी 2000 में, तो 1940 आ गया। इसकी जगह इसने कहा था कि कोई नई वैल्यू नहीं यूज करनी है, उसको हटा दो इनकरेक्ट वाले हो। तो समेशन एक्स आपके पास 1940 आ गया, ऑब्जर्वेशन रह गई 97, 3 हट गई, तो नया मीन क्या आ गया 1940 अपॉन 97, ये नया मीन आ गया करेक्ट वाला। फिर करेक्ट वाले फॉर्मूले में आ गए, इसमें इस करेक्ट का फॉर्मूला यही तो होगा ना सारे में। अब ये करेक्ट करूंगा तो ये करेक्ट निकाल चुका हूं मैं, क्या निकाला ये करेक्ट, ये निकाला करेक्ट है ना, वो डाल दिया मैंने इसकी जगह N97 माइनस ये इनकरेक्ट मीन जो था, अब करेक्ट मीन आ गया। तो
तो करेक्ट मीन कौन सा है ये? 19 इसका स्क्वायर, उसका अंडर। सर आंसर क्या 3.03 वो यार तो कैलकुलेशन कर रहे हो तो आ ही जाएगी ना उससे तो वैसे करके दिखाओ तो मैं समझूँ आप लोग कि कर ली। एक मिनट हो गया 3.035 आ गया। पर एक बात और, करेक्ट मीन क्या आ रहा है इसका? 20 पूरा कट रहा है ये? पूरा कट रहा है तो बहुत बढ़िया होगा काम। ये तो तुम्हारे लिए आसान है, कट जाएगा तो पूरा ही आ गया, 200 स्क्वायर हो जाएगा। फिर तो उम्मीद फिर भी बन जाती है कि कैलकुलेशन हो सकती है आपसे। इजी है, तुमने हाथ से करी है ये कैलकुलेटर से? अंडर रूट कैलकुलेशन। अच्छा अंडर रूट, ठीक है, भी समझ में आ गया सबको? तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। ये हम क्वेश्चन देखिए उतार लिया सबने? कर हो गया? कर दूं? अगला क्वेश्चन देखो। The mean and variance of 7 observations are 8 and 16 respectively. If 5 of the observations are 2, 4, 10, 12, 14, find the remaining 2 observations. ठीक है, ऐसा दे रखा है इसने कि भाई 7 ऑब्जर्वेशंस हैं, उनका मीन और वेरिएंस दे रखा है, जिसमें से 5 हमें पता है, बाकी बची हुई जो 2 ऑब्जर्वेशंस है वो निकालनी है। तो मीन क्या होता है? मीन होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन एन, है ना? तो मीन आपको दे रखा है 8 और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब सबको जोड़ दूं। अगर जो बची हुई ऑब्जर्वेशन जो है वो मान लो x और y है, 7 है ना टोटल, तो इन सबको ऐड करो जरा, 26, 36, 40, 42, 42 हो गया। 42 प्लस x प्लस y अपॉन 7, है ना? इसी बात में क्या करना है? सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर 7 है और इन सबको ऐड कर दिया, जो 2 बची ऑब्जर्वेशन थे उनको मैंने x y मान लिया,
और मीन दे रखा है आपको, तो इससे x प्लस वाई निकल आए ना, 56 माइनस 42 कितना आ गया 12, 14 सॉरी 40, क्या कर रहा हूँ मैं इसको 14, तो ये नंबर वाला है। अब मेरे पास वेरिएंस क्या होता है, व्हाट इज द वेरिएंस, समेशन x स्क्वायर अपॉन n माइनस मीन का स्क्वायर, यही होता है ना। आपको वेरिएंस दे रखा है 16, वेरिएंस ही दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है तो उसका स्क्वायर करके लिखते हैं। तो सब वैल्यूज का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, यहाँ तक करके अपॉन n, n मीन 7 माइनस मीन कितना दे रखा है आपको, मीन कितना दिया हुआ है 8, तो 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो 64 को इधर ले आओ और 7 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, और ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 16 प्लस 100 प्लस 144 प्लस 196 प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये कितना बन गया 80, तो 560 हो गया। इसमें से इनको सबको तरफ प्लस करके माइनस करना, कितना बन गया ये 200 340 है बेटा 360 340 तो ये बन गया 440 460 बन गया। तो आपके पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 100 आ गया, फर्स्ट सेकंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ से y की वैल्यू निकालो, इसमें डालो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, सॉल्व कर दो, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि नहीं स्क्वायर नहीं, वो भी नहीं, वो भी लंबा हो जाएगा, पहले सीख लो x प्लस वाई का स्क्वायर, ये आइडेंटिटी समझ लो, याद कर लेना है ना, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आइडेंटिटी याद कर लेना। इसका स्क्वायर खोलोगे तो प्लस 2xy, इसका माइनस 2xy तो कट जाएगा, यही तो बचेगा x, इसका भी x स्क्वायर, इसका x स्क्वायर, इसका y स्क्वायर, इसका y स्क्वायर, ट्वाइस हो जाएगा। इससे मुझे क्या फायदा होगा, इसको स्क्वायर करो, 14 का स्क्वायर दे रखा है 196, x माइनस वाई का स्क्वायर, और ये भी दे रखा है आपको निकाला अभी 200 आ गया, 100 इंटू 2, तो x माइनस वाई का स्क्वायर क्या हो गया 4, x माइनस वाई क्या हो गया प्लस माइनस 2 हो गया। अब आपके पास एक वैल्यू है x प्लस वाई 14, एक x माइनस वाई प्लस 2, एक बार ऐसे कर लो, एक बार x प्लस वाई 14, x माइनस वाई माइनस 2, दोनों को ऐड करोगे 2x आ गया 16, x कितना आ गया 8, तो y आ गया 6, और इन दोनों को ऐड करोगे तो 2x 12, x आ गया 6 और y आ गया 8, तो दोनों आंसर सही है, मतलब दो नंबर से चाहिए थे ना तुम्हें। अब चाहे x को 8 मान लो, y को 6 मान लो, या x को 6 मान लो, y को 8 मान लो, बात वही, बस निकाल के दिखाना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बनाओगे इससे डाल के तो भी 2 ही नंबर निकलेंगे, 2x निकलेंगे तो 2y निकलेंगे आपके पास, ठीक है। इस आइडेंटिटी को याद रखना, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, नहीं तो मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा। कर लो, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तू क्या करने लग रहा है इसमें, ऐसे कैलकुलेट कर रहा है, इसमें बड़ी वैल्यू ही नहीं थी, कैलकुलेट क्या कर रहा है, मैंने तो नहीं गलत कर दिया, हो गया।
मिटा दूं बेटा, इसका मतलब मुझे ही मिटाना पड़ता है। सब तेरा अपने अपने घर का एड्रेस भी लिख देंगे इसमें। ठीक है, मिटा दो भाई, कोई उतार तो नहीं रहा। ठीक है सर। चश्मा लगने वाला है। मोटा वाला लगेगा, ऐसे में देख लो लगेगा ही लगेगा 100%। ओ बेटा बिल्कुल ऐसे घुस के लग गया सर, तेरे भी लगेगा 100%। नहीं मानेगा तो बहुत झुक के जो करता है ना आदमी का खत्म। अच्छा, फिर इसके बाद एक लास्ट इसका टॉपिक रहेगा जिसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या कहता है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये बताता है हमें कि जैसे दो क्लास है सपोज, है ना, या दो किसी कंपनी में दो तरह के लोग काम करते हैं, तो होते हैं ऑफिसर्स और एक होती है लेबर। तो जो ऑफिसर्स हैं उनमें आपस में जो उनकी सैलरी होती है उसमें वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। और जो लेबर क्लास होती है उसकी सैलरी में वेरिएशन थोड़ा होता है। अब तुम सुनते होगे कई बार कि भाई बच्चे आजकल यार क्यों टक्कर कर रहे, कौन कर रहे, तो क्यों परेशान कर रहे, अब पेन उठा के ले लूँगा, बैठा रहेगा तो पेंसिल दे दूँगा जरूर। तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लो तुम सुनते हो भाई इस लड़के ने जो है जॉब कर रहा था कहीं पे, अभी नया ज्वाइन कर लिया इसने, तुम्हारे रिलेशन में होते होंगे बच्चे लड़के, जानकार भी होते होंगे, ये पहले तो इसकी सैलरी 15 लाख थी, अब जो इसने 25 लाख पे ज्वाइन किया है ना, क्या कह रहे हैं पैकेज, जिसे तुम पैकेज बोलते हो, ये एनुअली कोई 25 लाख रुपये 15 से 25। अब ये देखो जब जिस बच्चे को 25 लाख पे ज्वाइन कराया है तो उनको कुछ पोटेंशियल दिखा होगा उसके अंदर, है ना। तो जो ऑफिसर्स ग्रेड में होते हैं, जो ऐसे बड़े लेवल पे होते हैं, उनके पैकेजेस में आपस में बहुत डिफरेंस होता है। अब वो वहाँ से छोड़ के क्यों आया पिछली कंपनी से, क्योंकि वो उसकी सैलरी बढ़ा नहीं देते, ठीक है। जब भागने लगता है आदमी तो कहते हैं चल तेरी सैलरी बढ़ा देते हैं, इसका मतलब उनके पास गुंजाइश तो होती है पर वो बढ़ाते नहीं है। तो जो ऑफिसर्स हैं उनमें वेरिएशन सैलरी में बहुत ज़्यादा होता है। अभी वो काम कर ही जा रहा था, 10 साल उसने काम कर लिया, उन्होंने कुछ नहीं बढ़ाया उसका, अब वो 10 साल की सैलरी सीधी एक जंप में उसने कर लिया, डबल कर दी मैंने, ठीक है।
तो यही इसमें बताना है हमने कि किसका वेरिएशन किस ग्रुप में ज्यादा है। किसी का भी हो सकता है, वो हाइट का वेरिएशन भी निकाल सकते हैं, वो सैलरी का वेरिएशन भी निकाल सकते हैं। जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा है, इसका मतलब उनमें आपस में जो डिफरेंसेस हैं वो बहुत ज्यादा जो डेविएशन है वो बहुत ज्यादा है। समझ रहे हो मेरी बात? वेरिएशन जो है वो बहुत ज्यादा है, और जो जिसमें कम है इसका मतलब उनकी लगभग सबकी एक सी है। जैसे किसी क्लास के अंदर बच्चे हैं तो वहां पर हाइट किसी की 5.5 है, किसी की 5.6 है, किसी की 5.7 है, तो मतलब लगभग एक से दिखाई देते हैं वो। और एक क्लास ऐसी है जिसमें इतना सा भी है, इतना लंबा भी है, इतना वाला भी है, अलग अलग तरह की वेरिएशन है, तो उसमें वेरिएशन ज्यादा है तो उसका कोएफिशिएंट में वेरिएशन ज्यादा आएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, और जिसमें कम आएगा इसका मतलब ये है कि वहां लगभग एक से सही बच्चे हैं, एक ही तरह के हाइट के बच्चे। तो इसमें आपने सिग्मा निकालना सीख लिया है, इसमें मुझे कुछ सिखाना नहीं है नया। क्या सीख लिया है? ऊपर वाला स्टैंडर्ड डेविएशन है, सिग्मा क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सीख लिया आपने। ठीक है, अब ये कहाँ आ सकता है इस क्वेश्चन में? आपको ऐसे आ सकता है कि जिसमें आपको मीन भी निकालना है, मीन तो हर एक में निकालते ही हो, तो इस स्टैंडर्ड डेविएशन जो सिग्मा निकालोगे तो यू हैव टू फाइंड मीन आल्सो ना, मीन तो हर बार निकाल रहे हो, तो मीन भी निकालोगे आप, सिग्मा भी निकालोगे आप। उसी क्वेश्चन वो आपसे पूछ रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और निकाल दो इसका, तो आप उसमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल देना। बस क्या करना है, डिवाइड करके इनटू 100 तो करना है। बात समझ में आ गई? मैंने ये इसलिए समझाया है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का मतलब क्या है। इसका मतलब यही है कि उनकी कोई भी क्लास है, कोई भी ग्रुप है, उनमें कितना वेरिएशन है, चाहे किसी भी चीज में पूछ रहे हो तुमसे, उसका वेरिएशन कितना है। जिसका को अब ये भी पूछ सकते हैं, 2 ग्रुप दे दें, 1 ग्रुप दे दें, 2 ग्रुप दे दें, उसमें आपको सिग्मा भी दे दें और ये एक्स बार मतलब मीन भी दे दें, और तुमसे कहे किस में कोएफिशिएंट मतलब किस में वेरिएशन ज्यादा है, तो तुम दोनों को कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल लो, जिसका ज्यादा है बता दो भाई इसमें वेरिएशन ज्यादा है, ये वेरी ज्यादा कर रहा है, कंपेयर भी करने के लिए है वो, तुमसे कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इसमें मैं कुछ नहीं करा रहा हूँ, सिर्फ फॉर्मूला लिखवाया है। जब एग्जाम स्कूल में करोगे तो उस टाइम पे देख लेना टीचर तुम्हारे क्या बता रही, कुछ और करवाने लगे वो बताएं, वैसे है कुछ नहीं इसमें, तो मुझे बता देना, मैं फिर और कुछ इसमें से क्वेश्चन जो है वो करा दूंगा। इतना ही है बस। तो ये चैप्टर हो गया, यही भी खत्म, बंद हो गया, समाप्त। ठीक है, खुल गया फिर से। तो ये चैप्टर आपका हो गया फिनिश आज। तो स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट गया, अब आप देख लेना कौन सा कैसे करना है। अब आपके पास जो टॉपिक बच गया लास्ट वो है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो मैं प्रोबेबिलिटी शुरू करा रहा हूँ आपको। तो प्रोबेबिलिटी कर रहा हूँ, अभी तो होगा ना आधा घंटा मतलब 13 मिनट। कोई बात नहीं, जो भी है थोड़ा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी होती क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोबेबिलिटी? आपको पता है प्रोबेबिलिटी आपने 10th क्लास में पढ़ी हुई है, और जो प्रोबेबिलिटी आप यहाँ सीखोगे ये सारी प्रोबेबिलिटी अगले साल भी जाएगी। ठीक है, तो अच्छे से कर लेना। ये एक चैप्टर वो चैप्टर है जिसमें अगले साल काम आएगा तुम्हारे, और सारा चैप्टर ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन के ऊपर बेस्ड है। इस बार तो फिर भी कॉम्बिनेशन और परमुटेशन कम यूज करोगे तुम, मतलब बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं, पर अगले साल सारा कॉम्बिनेशन ही बेस्ड है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की क्या होती है? फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट्स, ये आपने पढ़ा हुआ है, फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट्स। अब इसमें भी कई सारे केसेस आपने कर रखे हैं जो हम अक्सर करते हैं। हम एक तो कॉइन वाला करा हमने, एक हमने डाइस वाला करा, एक हमने कार्ड्स का करा हुआ है ना, और फिर बॉल्स का जनरल वो तो होता है, एक रेड बॉल है, ग्रीन बॉल है, इसकी प्रोबेबिलिटी। तो ये 4 तरह की चीजें आपने की हुई हैं। बाकी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कुछ भी बन के आ सकता है, कैसा भी क्वेश्चन हो सकता है, उसमें कोई टाइप फिक्स नहीं है।
कॉइन में आपने 2 कॉइन के बारे में पढ़ा है, 3 कॉइन के बारे में पढ़ा है ना। करने यहीं तक कराया हमने, अभी भी यहीं तक ये 4 कॉइन का भी 5 कॉइन का कितने का भी निकाल सकते हैं। डाइस में भी 1 डाइस का कराया, 2 डाइस का कराया, 3 डाइस का भी कर सकते हैं, उसके भी कुछ क्वेश्चंस जनरल बन जाते हैं। और कार्ड्स के बारे में तो आपने कराया हुआ है, तो मैं एक बार कॉइन के बारे में बता देता हूँ पहले। अगर 2 कॉइन है तो टोटल केसेस क्या होंगे, हेड और टेल। तो ये जो ग्रुप हम बनाते हैं, सेट जो बनाते हैं, इस सेट को हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। दिस इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। ये टोटल जितने भी केसेस हो सकते हैं, दैट इज सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल जितने भी टोटल इवेंट्स, सैंपल स्पेस कहते हैं। अगर 3 कॉइन हो, 2 कॉइन, सॉरी ये 1 कॉइन की बताया मैंने, 2 कॉइन हो तो HH, HT, TH और TT, 2 कॉइन का ये केस बन जाता है ना। 3 कॉइन के लिए बनाया हमने, अब देखो ये क्या है, 2 की पावर n, टोटल केसेस क्या बनते हैं 2 की पावर n। अगर एक ही कॉइन है तो 2 पॉसिबल केसेस है, n की जगह 1 डालो, यहाँ 2 की पावर 2 डालने पर 4 आ गए। अगर मैं 2 की पावर 3 डालूंगा तो 8 आ जाएंगे, 4 डालूंगा तो 16 आ जाएंगे। तो 3 का केस बनाने के लिए अब जैसे तुम्हारे 8 आ रहे हैं, तो 8, इसको लिखने का तरीका बता रहा हूँ, बाकी जो मेरे पास बच्चे पढ़े हैं उन्होंने तो सीखा हुआ होगा, शायद याद भी आ जाएगा कि 8 में से 4 बार H लिखो, 4 बार T लिखो, ऐसे ही 2 बार H, 2 बार T, 2 बार H, 2 बार T, और 1 बार H, 1 बार T, 1 बार H, 1 बार T, 1 बार H, 1 बार T, ऐसे लिख दोगे तो 8 केसेस आपके तैयार हो जाएंगे टोटल। 4 कॉइन अगर है तो ऐसी 16 बनेंगे केसेस। तो पहले 8 लिख लो, H 8T, फिर उसका आधा कर दो 4H 4T, फिर उसका आधा कर दो 2H 2T 2H 2T, फिर उसका भी आधा कर दो 1H 1T 1H 1T, तो 16 केसेस आपके पास आ जाएंगे। ऐसे लिखोगे तो गलती नहीं होगी आपकी, पर अगर आप ऐसे नहीं लिखोगे तो कोई ना कोई केस छोड़ जाओगे, फिर ढूंढते रहोगे कैसे लिखना है। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका बताया मैंने। फिर आ जाता है हमारा डाइस वाला। ठीक है, मिटा दूंगा इसको, ये तो सबने कर रखा है। अब आ जाता है डाइस। तो डाइस में कितने केस होते हैं, 6 नंबर होते हैं डाइस पे किसी के लिए। तो अगर एक ही डाइस फेंकी हमने तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और अगर 2 डाइस फेंकी तो 6 × 6, तो टोटल कितना हो जाएगा 36 केसेस। ठीक है, अब ये कैसे होता है ये अब तुम सीख गए हो। मान लो 2 डाइस फेंकी, तो यहाँ पर इस जगह को भरने के लिए आपके पास 6 चीजें हैं, 6 नंबर है ना। पिछले साल तक तो रट्टा मार लेते थे, तो अगले वाले के लिए भी 6 चीजें, भाई 1 2 3 4 5 6 कोई से भी नंबर आ सकता है। तो इसलिए टोटल नंबर 36 आ जाता है हमारे पास कि भाई इतने केसेस बन सकते हैं हमारे पास। अगर 3 डाइस हो तो 6 × 6 × 6 216 केसेस बन सकते हैं। तो उस 216 केसेस के बहुत कम क्वेश्चन आते हैं ऐसे जो तुम कर सकते हो, क्योंकि 216 केस तो लिखोगे नहीं बैठ के, है ना, वो तो मुश्किल है लिखना। पर उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं जो तुम थोड़ा सा लॉजिकली सोचोगे तो क्वेश्चन हो जाते हैं आराम से, तो वो भी करेंगे। तो 6 × 6 36। तो अभी कौन से केसेस होते हैं वो आपको सबको लिखने आते हैं, 1 1 है, 1 2 है, 1 3 है, ऐसे करके 1 6 तक लिखते हैं। फिर यहाँ 2 1, फिर 2 2, फिर ऐसे करके 2 6 तक लिखते हैं। ऐसे यहाँ पर करते करते 6 1 से लेकर 6। तो इस तरीके से आपके पास टोटल 36 केस बन जाते हैं, 36 केसेस बन जाते हैं। ठीक है, इसके मैं लिखवा नहीं सकता, 216 केसेस हो गए, तो इसलिए बस ये वाले केसेस आपको ध्यान रखने। इसके क्वेश्चंस अभी हम करेंगे जब थोड़ा समझ में भी आ जाएगा आपको अच्छे से। ठीक है, फिर इसके बाद अच्छा एक चीज और बता ही देता हूँ, पता तो होगी सबको कि किसी भी प्रोबेबिलिटी में किसी चीज के होना और नहीं होना दोनों जो है उनका सम 1 के बराबर होता है। और प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से लेकर 1 तक होती है, 0 से लेकर 1 तक, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, 0 से छोटी नहीं हो सकती। तो ये भी आपको याद रखना है। अब क्योंकि MCQ का जमाना है तो कुछ भी हो सकता है, वहां पे बीच में ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से उड़ा दिया उन्होंने, कहीं कहेंगे यहाँ से उड़ा दिया हमने, कहीं ऐसे ही लिख दिया तुमने, तो 4 ऑप्शन बना देंगे तुम्हारे लिए। तो तुम्हारे को 0 भी लेना है और 1 भी लेना है ना। किसी भी चीज के ना होने की प्रोबेबिलिटी 0 तो हो सकती है ना, जैसे मैं कह लूं कि सन राइजेस फ्रॉम वेस्ट, तो पॉसिबल नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, क्योंकि श्योर इवेंट है।
और वो पहला वाला जो मैंने बोला वो इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और श्योर इवेंट की पॉसिबिलिटी हमेशा 1, बाकी बीच में तो आ ही जाती है, ठीक है। और इसको हम लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इज 1। बार लगाता हूं तो इसका मतलब है उसका नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, ये होना और ये नहीं होना, बार लगाना मतलब नहीं होना। तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो 1 आ जाता है। जैसे हमने HT करा था, अभी ये कॉइन उछाला हमने, है ना, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, हेड नहीं आने की क्या है वो भी 1/2 ही तो होगी क्योंकि टेल आ गया, है ना। तो इस प्रकार से दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 1 आ जाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत काम आती हैं जब हम इसको करने लगते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद और एक हमारे पास आ जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा ना सेट्स का यूज भी होगा हमारा। सेट्स तो हमने करा हुआ है, अच्छे से रखा है ना, तो बाकी जो मैं लिखवाऊंगा तो तुम्हें समझ में भी आ जाएगा, थोड़ा बहुत मैं बताता भी चलूँगा साथ साथ, तो सेट्स भी तुम्हारा इसमें यूज हो जाएगा। ये पता ही है आपको ए इंटरसेक्शन भी क्या होता है, क्या होता है इंटरसेक्शन ए और बी उसके जो कॉमन उसमें। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो नल सेट होती है या 0 होती है। ए इंटरसेक्शन बी जो है वो पाई होता है, नल मतलब कुछ भी चीज कॉमन नहीं होती, तो उसको हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। और एक होता है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव मतलब जैसे मान लो मैंने डाइस फेंक दी तो 1 2 3 4 5 6, ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स है, मतलब इसके अलावा और कोई इवेंट हो ही नहीं सकता। डाइस फेंकने के बाद या कुछ भी कोई भी इवेंट में जो सारे इवेंट्स हैं उनको मिला लो तो वो सैंपल स्पेस के बराबर हो जाना चाहिए जो कि हमारा बनता है, तो उनको हम बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स जिनमें कोई भी चीज़ कॉमन ना हो। एग्जॉस्टिव इवेंट मतलब सारे वो केसेस मिलाकर सैंपल स्पेस बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ठीक है। और फेवरेबल इवेंट्स तो आपको पता ही क्या होते हैं, क्या होते हैं फेवरेबल इवेंट्स, जिसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं, जिसकी हमसे बोली गई है कि वो कह रहे हैं कि वे डाइस फेंकी 2 मैंने, आप बताओ दोनों डाइस के ऊपर इवन नंबर आ जाए। तो जितने भी केसेस आप ऐसे बनाओगे जिसमें इवन नंबर्स आते हो वो सारे केसेस को हम क्या बोलते हैं फेवरेबल इवेंट्स, जो जिनकी काउंटिंग करके ऊपर लिखते हैं और टोटल नीचे डिवाइड करते हैं, ठीक। तो अभी हम इससे रिलेटेड कुछ 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा, समझ में आने लगेगी चीज़ें। इंटरेस्टिंग टॉपिक है लेकिन मेहनत करने वाला टॉपिक है, ऐसे ही नहीं होगा कि तुमने बस ऐसे चलते फिरते कर लिया। स्टैटिस्टिक्स में नंबर ला सकते हो, प्रोबेबिलिटी में नंबर लाने थोड़े से मुश्किल होते हैं क्योंकि क्वेश्चन कैसा आ जाए तुम्हें नहीं पता। प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स में होता है कि भाई ये फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूले 4 फॉर्मूले हैं, उनको याद कर लो, वहाँ पे लगाइए हो जाके। तो ये नहीं है कि तुम्हारा 0 आ जाएगा, भाई कैलकुलेशन की गलती हो सकती है, बाकी पूरा 0 नहीं दे सकता वो। पर इसमें या तो इधर ही है या इधर ही है। जैसे तुमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन करते उसमें या तो सही होता था या गलत ही होता है, तो दोनों में से तो वही उसी पर बेच दिए भी है, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन दिया है इसने विद 3 कॉइन्स, जब वो हो जाए टाइम बता दें 120 सेकंड, तो 120 तो बहुत टाइम। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, 3 कॉइन फेंके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 2 हेड्स, है ना। तो 3 कॉइन फेंके तो आप पहले तो आप केस लिख दो, तो एट लीस्ट 2 हेड्स का मतलब क्या होता है, कम से कम 2 हेड। तो इसका मतलब कम से कम 2 हेड का मतलब ज्यादा भी हो सकता है। तो भाई 3 कॉइन फेंके तो 3 भी हो सकते हैं हेड 2 की जगह, तो
तो आप इसमें क्या करोगे, जब कहे वो एटलीस्ट 2 हेड्स, तो इसका मतलब आपके 2 और 2 से ज्यादा, मतलब आपको प्रोबेबिलिटी कितनी निकालनी है, x ग्रेटर देन 2 इक्वल्स टू 2, मतलब जो h है तुम्हारे वो 2 या 2 से ज्यादा होना चाहिए। तो दो कितने वाले हैं, 1 2 और 3, और 2 से ज्यादा वाले कितने हैं, ये। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ए इवेंट ले लेना, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/8, मतलब 1/2। ठीक है, अब वो कहते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 2 हेड्स, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड का मतलब है 2 मैक्सिमम, उससे नीचे कहीं भी चल जा सकता हूँ, मतलब मैं 2 हेड भी ले सकता हूँ, 1 हेड भी ले सकता हूँ, 0 हेड भी हो सकते हैं। भाई आपके ज्यादा से ज्यादा 100 नंबर आ सकते हैं, पर आपके 0 भी तो आ सकते हैं, है ना। तो इसलिए हम एट मोस्ट में ऊपर से नीचे को चलते हैं, एटलीस्ट में नीचे से ऊपर को चलते हैं। जैसे मान लो भाई आपको पास होना है तो 33 मार्क्स चाहिए, पर इसका मतलब थोड़ी ना है कि आप 100 नहीं ला देंगे, आप 100 भी ला सकते हो। तो 33 मिनिमम है, यहाँ से आप ऊपर मैक्सिमम कहाँ है, वहां तक जा सकते हो एटलीस्ट में। एटमोस्ट में ऊपर से नीचे की तरफ जाना है, ठीक। तो अभी 2 हेड वाले आपके पास 3 केसेस हैं, 1 हेड वाले आपके पास 3 केसेस हैं, 0 हेड वाले भी आपके पास 1 केस है, तो टोटल कितने केस हैं, 7। तो 7/8 आपकी इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7। समझ में आ गई बात। चलिए बस आज इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में प्रोबेबिलिटी करेंगे। कोशिश करना छुट्टी ना करो।